Okay, guys, so like we are starting with the second chapter in your book, and this is colonialism in India. Colonial rule in India. Anyways, colonial का मतलब आपको पता होगा औपनिवेशिक. बेसिकली colonialism क्या था? जब कोई कंट्री जो है या कोई फोर्स जो है वो अपने इकोनॉमिक गेंस के लिए, अपने फायदे के लिए जो है वो अपने मिलिट्री पावर का यूज करके, अपने प्रभाव का यूज करके जो है किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी टेरिटरी पर कब्जा करते थे और उसके ऊपर जो है अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सभी तरीके से जो है अपना उसके ऊपर कंट्रोल वो बनाते थे. इस चैप्टर में हम लोग वैसे तो ओवरऑल चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के इंडिया में अराइवल, उनके आपस की राइवलरीज, इसके अलावा ब्रिटिश डोमिनेंस जो इंडिया में जैसे जैसे बढ़ा उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर जो है हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल, मैसूर, पंजाब, इन सभी जगहों पे कब्जा किया. फिर जो है हम इनके एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके बारे में देखेंगे. Okay, now if you look at just the painting in the very beginning of this like chapter, अगर चैप्टर के बिल्कुल शुरू में आप इस पेंटिंग को सिर्फ अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आप ये नोटिस करिएगा कि जो यहाँ पर बेसिकली क्या दिखाया गया है, यही दैट द ब्रिटिश like enjoyed superiority and control over the Indians. ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जो है दे वर बेटर ऑफ, मोर सिविलाइज्ड, ओके, एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर से जो है देख सकते हैं. ठीक है, इस पिक्चर से जो है हमको ये चीज पता चल पाता है. अब हम लेकिन जब कॉलोनिज्म की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जो फोकस करने वाले हैं वो ये है कि जो यूरोप में ऐसे क्या चेंजेस हुए. जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा था ना कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए. अब हम जो है यूरोप के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ में देख लेते हैं. 16th सेंचुरी में जो है यूरोप में मर्केंटाइलिज्म एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी आती है. ओके, तो मर्केंटाइलिज्म का मतलब क्या हो गया? मर्केंटाइलिज्म की अगर बात करो तो मर्केंटाइलिज्म का मतलब हो जाता है आपका कह सकते हो कि वाण्यवाद. ओके, इसको जो है वाण्यवाद कह सकते हो. Okay, I could not write it in Hindi properly. Sorry, but focus is that like focus इसमें जो इनका होने वाला था वो इस चीज पर होने वाला था कि ट्रेड जो है बेसिकली प्रॉफिटेबल ट्रेड एज अ profitable trade as a way to economic prosperity. Okay, that was the main idea. मर्केंटाइलिज्म का मेन आइडिया यही था कि किसी भी कंट्री के तरक्की का रास्ता जो होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता जो होगा वो कहाँ से खुलेगा? वो जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड से होगा. राइट, यही जो इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई इसी को हम कहते हैं मर्केंटाइलिज्म. ओके, मर्केंटाइलिज्म ये हो गया. तो इस मर्केंटाइल पॉलिसी या मर्केंटाइलिज्म की वजह से ही जो है यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगीज जो थे ये बिल्कुल इंडिया में इनके जो है एकदम से बाहर आ गए. ये इंडिया में जो है भर भर के क्विंटल भर भर के ये सब जो है आने लगे यहाँ पर. ओके, और इनके अराइवल के बाद क्या होगा? अब चूंकि ये सभी ट्रेड करने ही आए हैं, एक ही काम करने आए हैं इंडिया से, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करने वाला बिजनेस चलाने के लिए, इसलिए इनके बीच में जो है राइवलरी भी शुरू हो जाती है. राइवलरी का मतलब क्या हो गया? राइवलरी का मतलब हो गया यहाँ पर जो राइवलरी जो है, राइवलरी का मतलब हो गया प्रतिद्वंदिता. ओके, इसको जो है द्वंदिता का जो है ये एक
सिस्टम हो गया, इनके बीच में जो है ट्रेड के लिए जो है इनके बीच में काफी प्रतिद्वंदिता रहने लगी। अब जो पहले यूरोपियन ट्रेडर्स जिन्होंने कि इंडिया का सी रूट खोजा था, यूरोप से इंडिया का सी रूट खोजा था, वो थे पोर्तुगीज। एक्चुअली इससे पहले जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया के साथ वो मोस्टली जो है लैंड रूट से होता था, और लैंड का डिस्टेंस, लैंड वाइज अगर डिस्टेंस बोलोगे इंडिया और यूरोप के बीच में तो काफी ज्यादा था, रास्ता भी काफी डेंजरस या रिस्की था, ठीक है। इसके कंपैरिजन में सी रूट की डिस्कवरी के बाद जो है इंडिया से यूरोप का जो कम्यूटिंग है, जो कह सकते हो कि आने जाने का जो पीरियड, टाइम पीरियड को हो या सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भी कहो, तो वो काफी ज्यादा जो है इजी हो गया। और जो पहला जो पर्सन था जो कि इंडिया तक पहुंचा वो कौन था? पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा, ठीक है। तो इसके नाम को जो है आप हाईलाइट याद रख लीजिएगा। हु वाज द गाय हु फाउंड द sea route to India from Europe? It was Vasco da Gama and the year was 1498। अब ये पोर्तुगीज मर्चेंट्स जो थे, इन्होंने जो है अपना सिर्फ बिजनेस ही नहीं एस्टैब्लिश किया, इन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर भी जो है वो एस्टैब्लिश किया। और इनका जो सेटलमेंट था वो मेनली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके इर्द गिर्द था, जैसे कि गोवा, दमन, दीव, सैलसेट, बैसिन और सैंथम। बाद में जो है 1595 में जो है डच इंडिया पहुंचते हैं और वो अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश करते हैं? मछलीपट्टनम, पालीकट, सूरत, ठीक है। यहां पर जो है उनके ट्रेड एक्टिविटीज का सेंटर बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका फॉर्मेशन होता है आपका 1600 में, और उनका ट्रेडिंग सेंटर कहां बन रहा है आपका? बॉम्बे में, कैलकाटा और साथ ही साथ मद्रास, ओके। अभी के टाइम में इसको हम चेन्नई बोल सकते हैं। फ्रेंच जो थे वो भी इस रेस में पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ध्यान रखिएगा, दो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो फ्रेंच ने भी अपनी एक कंपनी बनाई जो कि ब्रिटिश और डच के साथ जो है इनका मेन कंपटीशन था। इनकी फैक्ट्रीज कहां पर सेटल थी? पांडिचेरी या पुदुचेरी अभी के टाइम में, और मद्रास और चंदेर नगर, ठीक है। तो ये जो है आपका इनिशियली इनका मान लो कि प्लेस हो गया। अब अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि 1700 समथिंग में, अर्ली पीरियड में, इसमें जो है पोर्तुगीज और डच जो थे इनका अपना इंपॉर्टेंट पोजीशन जो था वो लगभग खत्म हो गया था इंडिया में। और अब मेन जो कंपटीशन था वो किनके बीच में था? ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में। इन्हीं के बीच में अब जो है मेन कह सकते हो कि टक्कर होना था यहाँ पर, क्योंकि बेचारे डच और पोर्तुगीज जो थे वो गेम से बाहर हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया? अब चूंकि गोल दोनों का, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का गोल क्या है? इंडिया के मार्केट को डोमिनेट करना, इंडिया के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपना जो है पकड़ बना के रखना। इंडिया और यूरोप के ट्रेड इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है, इस ट्रेड पर ज्यादा से ज्यादा जो है अपना दबदबा बना के रखना। और इसलिए जो है दोनों जो है वो इंडिया में मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और अपना जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने के लिए, जो इनका राजनीतिक प्रभाव है इसको भी और बढ़ाने के लिए। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, ओके। तो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए इनके बीच में जो है प्रयास चलने लगा। और इसी वजह से जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की शुरुआत होती है इंडिया में और यूरोप में भी। और इंडिया में इसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर्स भी होता है, कार्नेटिक वॉर्स। ये मोटामोटी 20 ईयर्स तक चलता रहता है, जिसमें कि इवेंचुअली ब्रिटेन जो है वो जीत जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और इसके बाद क्या होता है? ग्रेजुअली जो है इनका जो ट्रेडिंग पावर या ट्रेडिंग जो इनका डोमिनेंस रहता है इंडिया में, उसको जो है ग्रेजुअली ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिर इंपेरियलिस्ट पावर में, ठीक है। और इंडिया के ऊपर जो है करीब कह सकते हो कि 2 सेंचुरीज तक जो है इनका फिर कंट्रोल बना रहता है। यहाँ पर हम लोग को जो है इंपेरियलिज्म को समझ लेना है। इंपेरियलिज्म क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कोई कंट्री जो है अपना कंट्रोल या रूल जो है दूसरे कंट्री के ऊपर फैलाती है। और इसके 2 तरीके हैं, या तो मान लो कि सीधा युद्ध में उनको हरा दे, या फिर अपने मिलिट्री पावर का इन्फ्लुएंस, प्रभाव जो है वो दूर से ही चला ले कि भाई ठीक है हमारे अधीन हो जाओ वरना हम तुमको जो है खत्म कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री मान लो अगर हार मान लिया, ठीक है भाई साहब वो आपके हिसाब से चलेंगे, तो ये हो गया आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस। डिफीटिंग इन ए वॉर, सीधा जो है आपने अटैक कर दिया उसके ऊपर, उसको हरा दिया और वहां पर आपने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इंपेरियलिज्म के अंदर जो है ये दोनों तरीके यूज होते थे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या हो गया? एक्सटेंडिंग कंट्रोल और रूल ओवर अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश के ऊपर अपना जो है प्रभाव, अपना शासन जो है वो फैलाना, दैट इज इंपेरियलिज्म।
अब हम लोग थोड़ा सा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस सीन में कैसे एंट्री वगैरह सब होता है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में फॉर्म हुई थी, एक क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा साइन किए गए चार्टर के द्वारा, और इसमें किसको क्या परमिशन मिला था? टू ट्रेड विद इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो किस पर्पज से हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए हुई थी। और इसमें जो है पहला नाम आता है कैप्टन हॉकिंस का, जिन्होंने कि जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाई थी 1608 में, 1608 में। लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रीजन ये था कि उस समय में उनको जो है कोई ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पर नहीं मिल पाया था। ही फेल्ड टू सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स। वो यहाँ पर व्यापार करने का जो अधिकार है, व्यापार करने का जो पावर है, वो यहाँ पर वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन 1613 में जो है सर थॉमस रो विजिट करता है इंडिया को, ठीक है, और उस समय में उनको जो है परमिशन मिलती है अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश करने की। तो सूरत से कहानी शुरू होती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनका ट्रेडिंग सेंटर जो है बॉम्बे में एस्टैब्लिश होता है, कैलकाटा में एस्टैब्लिश होता है, मद्रास में एस्टैब्लिश होता है। अब ये जो इंग्लिश सेटलमेंट्स और फैक्ट्रीज वगैरह जो थे धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? मछलीपट्टनम, मैसूर वाला एरिया हो गया आपका, पटना, ढाका, कासिम बाजार, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, बॉम्बे, सुल्तानुती, कैलकाटा, गोविंदपुर, इन सब जगहों पर ग्रेजुअली जो है ये ब्रिटिश ट्रेड सेंटर जो है वो फैल जाता है। इनका सेटलमेंट, फैक्ट्री वगैरह जो सब जो है इतना पूरा फैल जाता है। अब ब्रिटिशर्स जो थे इनको मुगल एम्पायर्स से एक्चुअली शुरुआती दौर में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे। कुछ जो है स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे। प्रिविलेज का मतलब समझते हैं ना आप, जो आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिल गया, कुछ पावर मिल गया, कुछ बेनिफिट मिल गया, ये प्रिविलेजेस की कैटेगरी में आता है। और ये दोनों जो प्रिविलेज इनको मिले थे वो फरमान के तौर पर मिले थे, मतलब रॉयल ऑर्डर के तौर पर मिले थे। और इन फरमान की वजह से ये जो फरमान जारी किए गए थे अलग अलग टाइम में अलग अलग शासकों के द्वारा, उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोपियन ट्रेड में ब्रिटेन का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डोमिनेंस था वो काफी ज्यादा जो है मजबूत हुआ। इनमें से एक था आपका फरमान ऑफ 1691 जो कि औरंगजेब ने दिया था। इसके तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको जो है बंगाल में कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना था। और दूसरा था आपका फरमान 1717 का, जो कि फारुखशियार के द्वारा दिया गया था। और इसका क्या था पर्पस, या इसका क्या एंड रिजल्ट था? इसमें प्रिविलेज ये दिया गया कि ब्रिटिशर्स को जो है गुजरात और दक्कन में जो है कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना था। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देख लिया कि किन तरह के सर्कमस्टांसेस में या किस तरह के इकोनॉमिक थिंकिंग की वजह से जो है यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में धीरे धीरे जो है काफी तेजी में इंडिया की तरफ भागते हैं। किस तरीके से जो है वास्को डिगामा के द्वारा जो है, जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, उसके द्वारा यूरोप से इंडिया के बीच में डायरेक्ट सी रूट खोजने की वजह से जो है इसमें काफी ज्यादा और जो है हेल्प मिलता है। ग्रेजुअली जो है ये पोर्तुगीज और डच जो है वो इंडियन मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस खोते हैं। किसके हाथों? ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथों। बाद में जो है ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में राइवलरी शुरू होती है, जिस राइवलरी के फलस्वरूप के वजह से दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है 20 ईयर्स तक, ठीक है। और इवेंचुअली जो है फ्रेंच जो है वो हारते हैं, और उस फ्रेंच के हारने के बाद ब्रिटिशर्स का सिर्फ ब्रिटिशर्स का जो है इंडिया के ट्रेड पर और इनफैक्ट बाद में इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी जो प्रभाव है वो काफी तेजी में बढ़ने लगता है। ओके, और इसमें हमने ये देखा है किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के बाद जब वो इनका इंडिया का ट्रेड शुरू होता है, उस ट्रेड के दरमियान में जो दो फरमान होते हैं 1691 का और 1717 का, ये दोनों फरमान किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्चुअली बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करने का मौका देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल लुक एट एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट टाइम।